मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम आज पढ़ेंगे नया लेसन, पादपों व जंतुओं के आर्थिक महत्व। लेसन 14, पादपों व जंतुओं के आर्थिक महत्व। बच्चों, आपने पेड़ पौधे जीव जंतु देखे होंगे और वो हमारे क्या क्या काम आते हैं आपको ये भी पता होगा। हमें पेड़ों से क्या क्या मिलते हैं? फूल, फल, पत्ते भी किसी किसी पेड़ों के पौधों के क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। फूल, पत्ती, है ना, फल, जड़ भी, जैसे मूली, गाजर, इनकी जड़, ठीक है, तना, सब इनके क्या होते हैं? उपयोग होते हैं, इनके आर्थिक महत्व होते हैं। इसी प्रकार जंतुओं में भी आप देखोगे भेड़, मधुमक्खी, कीट, कौन सा? रेशम का कीट, भैंस, गाय, दूध देने वाले, तो इन सबसे हमें आर्थिक महत्व होता है। और हम आज पढ़ेंगे पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व। तो देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। लेसन नंबर 14, पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? उपयोगी पदार्थ, किसके उपयोगी पदार्थ? पौधों के। उनका अध्ययन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, जिससे अर्निंग होती हो, धन कमाया जाता हो, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी पदार्थों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को निम्न वर्गों में बांटा है। जो पौधे हैं उनको निम्न वर्गों में बांटा है बच्चों। खाद्य पादप, जिनसे खाना मिलेगा हमें। औषधीय पादप, जो दवाइयों के काम आएंगे। इमारती काष्ठ पादप, जिनसे क्या होती है? इमारती लकड़ियां, जिनसे फर्नीचर वगैरह बनते हैं, वो इमारती काष्ठ पादप। रेशे संबंधी पादप, जिनसे रेशे प्राप्त होंगे। तो खाद्य पादप में हमें क्या क्या मिलता है खाद्य पादपों से? जैसे कि अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। दाल, दाल तो आप जानते हैं। तेल, तेल भी निकलता है। सूरजमुखी से तेल निकलता है, मूंगफली से तेल निकलता है, तो तेल। मसाले, मसाले हल्दी, मिर्च, धनिया, सब ये क्या है? मसाले हैं। और सब्जियां, सब्जियां तो जो आप लेते ही हैं, आलू, गोभी, भिंडी, पालक, ये सब। और फल, फल जो आप खाते हैं, अच्छे अच्छे फल, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरे पादप है औषधीय पादप। और औषधीय पादपों में मेन कौन है? अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा और गूगल। ये औषधि के काम आते हैं बच्चों। इसके बाद है इमारती काष्ठ पादप। इमारती काष्ठ पादपों में है सागवान, जिनसे क्या बनते हैं? टेबल, कुर्सी, फर्नीचर बनता है, वो सागवान। शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, ये सारे कैसे हैं? इमारती काष्ठ प्रदान करते हैं ये पादप। इसके बाद है रेशे संबंधी पादप। रेशे संबंधी पादप में आप देखेंगे कपास, कपास से हमें रुई मिलती है, और रुई से क्या मिलता है? सूती कपड़ा। जूट, जूट भी है जिससे बोरियां बनती हैं, जूट। नारियल है, नारियल के रेशे से भी बनते हैं, नारियल से रेशे निकलते हैं और उनसे भी काफी चीजें बनाई जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनाज। अनाज में अगर हम देखें तो अनाज में हम देखेंगे गेहूं, चावल, मक्का, ये अनाज में आते हैं। गेहूं, अब क्या होता है? जिस प्रकार से आप लोगों को नाम दिया गया है, घर पे नाम दे दिया सोनू, और स्कूल में नाम है कोई भी जो आपका नाम है, एनीवन, तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से जो पादपों का साइंटिफिक नेम है वो है गेहूं का टिट्रिकम एसेटाइवम। टिट्रिकम एसेटाइवम, ये गेहूं का नाम है बच्चों। आपको नाम याद करने होंगे। गेहूं का नाम क्या है? टिट्रिकम एसेटाइवम। चावल, चावल भी अनाज में आता है, और चावल का नाम है ओराइजा सेटाइवा। बोटनिकल नेम है इसका, वनस्पति नाम। और वनस्पति नाम में चावल का क्या नाम आ रहा है बच्चों? ओराइजा सेटाइवा। मक्का, मक्का को कहा जाता है जिया मेज। तो अब अगर हम गेहूं में देखें, अनाज के अंदर देखते हैं कौन कौन आ रहे हैं? गेहूं, चावल, और देखिए आप, गेहूं, चावल, मक्का,
गेहूं का नाम टिट्रिकम एसेटाइवम, चावल ओराइजा सेटाइवा, मक्का जियोमेज। दाल, अब नेक्स्ट आती है दालें, और दालों में कौन कौन सी मेन अपन यूज करते हैं? चना, अरहर, मटर, सोयाबीन। चना, अरहर, मटर, सोयाबीन, इनके जो नाम है वो भी आपको बोटनिकल नेम याद करने हैं। चना, चने का बोटनिकल नेम है साइसर, साइसर एराटिनम। अरहर, केजेनस केजन, अरहर की दाल का नाम है केजेनस केजन। मटर, पाइसम सेटाइवम। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। तो मटर तो आजकल बहुत चल रही है, आपकी मम्मी सब्जी लेके आती होंगी, तो आप थोड़ा सा याद भी होगा और आप इस तरीके से यूज कीजिए शब्द मटर। मटर तो आप बोलते ही हैं घर में, अब आप नाम याद कर लो, इसका क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। तो अपनी मम्मी से बोलना, मम्मी पाइसम सेटाइवम लायो क्या? तो ये मटर है। इसी प्रकार से सोयाबीन, सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं मसाले। मसालों में कौन कौन से मसाले जनरली यूज किए जाते हैं? काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, हल्दी, ये सब क्या है बच्चों? मसाले हैं। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, पीने में जो काम में आता है वो पौधे कौन से हैं? चाय और कॉफी। इनका नाम याद करना है बच्चों। चाय का नाम है केमेलिया साइनेंसिस। चाय का क्या नाम है? केमेलिया साइनेंसिस। तो सुबह चाय पियोगी आपने तो क्या बता सकते हैं? केमेलिया साइनेंसिस, ठीक है, चाय का नाम। कॉफी, चाय के पौधे का नाम है बच्चों ये। कॉफी, कॉफी जिस पौधे से प्राप्त होती है उसका नाम है काफिया अरेबिका, काफिया अरेबिका। तो चाय और कॉफी तो जनरली यूज होते रहते हैं, गेहूं भी यूज होता रहता है, तो आप गेहूं का नाम बता सकते हैं टिट्रिकम एसेटाइवम। आज तो टिट्रिकम एसेटाइवम की रोटी चाहिए। चावल, आज ओराइजा सेटाइवा बनाइए, तो चावल का नाम है बोटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा। इसी प्रकार मक्का, मक्का का नाम है जियामेज। चना, साइसर एराटिनम। अरहर, केजेनस केजन। मटर, पाइसम सेटाइवम। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। और मसाले आपको अभी बताए थे। पेय पदार्थों में चाय और कॉफी है। चाय का नाम है केमेलिया साइनेंसिस और कॉफी का नाम है कॉफिया अरेबिका। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से पौधे हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, उनका कौन सा भाग यूज होता है और किस रूप में यूज होता है। तो सबसे पहले हम अगर गाजर देखें, गाजर, गाजर, गाजर का नाम है डाक्कस कैरोटा। क्या नाम है गाजर का बच्चों? डाक्कस कैरोटा। अच्छा, गाजर का कौन सा भाग काम में आता है? पत्तियां, पत्तियां भी कई बार सब्जी बना लेते हैं ना, पत्तियों की भी, लेकिन मेन कौन सी चीज काम में आती है? जड़। गाजर की जड़ काम में आती है, जो आप खाते हैं, गाजर का हलवा भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, वैसे भी खाते हैं। तो मेन अगर हम देखें तो जड़ है, गाजर का नाम है डाक्कस कैरोटा। उपयोगी भाग है इसका जड़। किस रूप में काम में आता है? सब्जी के रूप में। इसके बाद मूली, अभी खूब आ रही हैं मूलियां, तो मूली, मूली का नाम क्या है? रेफेनस सेटाइवम, रेफेनस सेटाइवम। याद करना है बच्चों, मूली, रेफेनस सेटाइवम। इसका कौन सा, मूली का कौन सा भाग काम आता है बच्चों? जड़। और मूली क्या काम में आती है? सब्जी के काम में आती है। अब इसके बाद देखें आलू। आलू आप लोग कहेंगे कि ये तो जड़ है। नहीं बच्चों, ये जड़ नहीं है, ये तना है, परिवर्धित तना, जो क्या है? भूमि के नीचे पाया जाता है। तो आलू का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सेलेनम ट्यूबरोसम। नाम ध्यान करना है, आपको याद करना है। आलू, आलू का नाम क्या है? सेलेनस ट्यूबरोसम। इसके बाद पालक, पालक का बोटनिकल नेम क्या है? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। कौन सा भाग काम में आता है? पत्ती। पालक की तो पत्तियां ही खाते हैं ना, जड़ थोड़ी ना खाते हैं पालक की। तो पालक की क्या काम में आता है भाग? पत्ती। नाम क्या है पालक का? स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। और पालक को किस यूज में लेते हैं बच्चों? सब्जी के यूज,
सब्जी बनाते हैं ना पालक की। फूल गोभी, फूल गोभी 2 प्रकार की गोभियां हैं, वैसे तो 3 प्रकार की होती है, एक हरी हरी गोभी और आती ही है। तो फूल गोभी सफेद वाली गोभी है फूल गोभी, और इसका नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया। फूल आ ही रहा है लिखा हुआ, तो आप बता सकते हैं कि फूल गोभी का कौन सा भाग काम में आता है? पुष्प। बहुत सारे पुष्प मिलके पुष्प क्रम बनाते हैं, तो फूल गोभी का पुष्प क्रम भाग काम में आता है, पुष्प काम में आता है। फूल गोभी का नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया। और क्या काम आती है फूल गोभी? सब्जी के। इसके बाद टमाटर, हर सब्जी में डालते हैं टमाटर, टमाटर तो बहुत जरूरी है। तो टमाटर क्या है? एक फल है टमाटर, फल। अगर कोई पूछे आपसे टमाटर कौन सा हिस्सा है पौधे का, तो टमाटर का फल यूज करते हैं हम, और इसका नाम है लाइकोपर्सिकॉन एल्कुलेंटम, टमाटर। और क्या काम में आती है ये टमाटर? सब्जी के काम आता है। इसके बाद देखिए आम, फलों का राजा, गर्मियों में आता है, इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम क्या है बच्चों? मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा पार्ट काम में आता है पौधे का? फल। फल खाते हैं ना वो आम का, और किस रूप में खाते हैं? फल के रूप में ही खाते हैं। इसके बाद है पपीता, पपीता, पपीते का नाम क्या है वैज्ञानिक नाम? केरिका पपाया, केरिका पपाया। फल है ये भी, और फल के रूप में ही यूज करते हैं। इसके बाद है केला, म्यूजा पेराडिसिएका, फल, फल भाग काम में आता है और फल के रूप में ही काम में आता है। तो बच्चों आपको अभी मैंने गेहूं, चावल, मक्का, इनका नाम बताएं, और उसके चाय, कॉफी के नाम बताए हैं, वैज्ञानिक नाम ये आपको याद करने हैं। और ये सारणी जो बताई है आपको, इसमें से भी आपको क्या वैज्ञानिक नाम याद करने हैं। साधारण नाम तो आपको पता ही है सबके, आपको वैज्ञानिक नाम याद करना है, और कौन सा भाग काम में आता है पौधे का वो भी याद करना है, किस रूप में हम काम में लेते हैं वो भी आपको याद करना है। तो ये तो याद करना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इसमें तो समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, अब ना याद तो आपको ही करना है। तो क्या बताएंगे हम? गाजर, गाजर का नाम है डाकस कैरोटा। मूली रेफिनस सेटाइवम। आलू सेलेनम ट्यूब्रोसम। पालक स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया। टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। आम मैंजीफेरा इंडिका। पपीता और केला। तो ये थे आपके औषधीय पादप देखेंगे बच्चों, औषधीय पादप जिनसे हमको क्या मिलती है? औषधि मिलती है। औषधि यानी कि दवाई, दवाई बनती है इनसे, लेकिन इनके भी आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, और ये वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं औषधीय पादप के। और आपके पेपर में जो नाम है औषधीय पादप के वैज्ञानिक नाम पूछ लिए जाते हैं बच्चों, और कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि औषधीय पादप बताइए कौन कौन से हैं, और फिर पूछेंगे कि जो आप बता रहे हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी लिखिए। तो आपको वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, बहुत जरूरी है। तो औषधीय पादप में हल्दी, हल्दी का नाम है कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा। इसके बाद है ग्वारपाठा, ग्वारपाठा सबके घर में मिल जाता है अधिकतर आजकल तो ये औषधीय पादप है ग्वारपाठा भी, और इसका नाम है एलोवेरा। ये तो आप खूब सुनते हैं एलोवेरा। अफीम, अफीम तो आपके फर्स्ट वाले लेसन में भी नाम था इसका, पहला लेसन जब हमने पढ़ा था। अफीम, अफीम का पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम नाम पूछ लिया जाता है। अफीम का क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। सर्पगंधा, सर्पगंधा ये औषधीय पादप है, और इसका बोटनिकल नेम, वैज्ञानिक नेम है रावल्फिया सर्पेंटाइना। सर्पगंधा, रावल्फिया सर्पेंटाइना। कुनैन मलेरिया में काम में आती है, कुनैन, और इसका नाम है सिनकोना ऑफिसिनेसिस। ये नाम आपको औषधीय पादप के नाम याद करने हैं। और देखिए कौन कौन से हैं?
हल्दी, कुरकुमा, लौंगा। वैज्ञानिक नाम ग्वारपाठा, एलोवेरा, अफीम, पेपेवर सोमनीफेरम, सर्पगंधा, रावल्फिया सर्पेंटाइना, कुनैन, क्या नाम है, सिनकोना ऑफिसिनेसिस। अब देखिए बच्चों, रेशे, जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, भी शुरुआत में बताए थे, उनके भी बॉटनिकल यानी कि वैज्ञानिक नाम याद करने हैं आपको। जूट और कपास, ये प्रजाति होती है, जाति होती है, जिसके ये जाति के जूट और कपास एक ही जाति के हैं और इनका नाम है गोसिपियम जाति, गोसिपियम। नारियल, नारियल का नाम है कोकोस जुन्शिया, कोकोस जुन्शिया। इमारती काष्ठ, जिससे फर्नीचर बनेगा, और भी लकड़ियों के क्या क्या काम है आप बता सकते हैं, इमारती लकड़ी के क्या क्या है। तो देखिए खेजड़ी इंपोर्टेंट है बच्चों, ये इसका नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। क्यों याद रखना है, ये राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है बच्चों, खेजड़ी। हमारे राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। और खेजड़ी का नाम, वैज्ञानिक नाम आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो खेजड़ी, खेजड़ी का नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये तो क्या है, राज्य वृक्ष है खेजड़ी। तो ऐसे ही राज्य पुष्प होता है, राज्य पुष्प, पूरे राज्य का पुष्प जिसको संज्ञा दी गई है कि पूरे राज्य का राज्य पुष्प है, वो है रोहिड़ा। और रोहिड़ा का वैसे नाम बोलते हैं मारवाड़ सागवान, मारवाड़ सागवान है ये। और इसका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नेम है टेकोमेला एंडुलेटा, टेकोमेला एंडुलेटा। और रोहिड़ा राज्य पुष्प है, जो रोहिड़ा के पेड़ में जो फूल आते हैं रोहिड़ा के, वो राज्य पुष्प घोषित हैं बच्चों। तो हमारे राज्य का राज्य पुष्प कौन है बच्चों, रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष कौन है, खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है, मारवाड़ सागवान वैसे नाम है इसका, और वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला एंडुलेटा। इंपोर्टेंट है बच्चों, ये दोनों तो आपको जरूर से जरूर याद करने हैं, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारा राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प है। राज्य वृक्ष है हमारा खेजड़ी और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। बच्चों अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे, आगे कंटिन्यू रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हमारे पादपों का आर्थिक महत्व बता रहे थे, अब हम बताएंगे जंतुओं के आर्थिक महत्व। देखिएगा, पौधों के आर्थिक महत्व हम बता चुके हैं, औषधि के रूप में, खाद्य के रूप में, पेय पदार्थों के रूप में। अब हम देखेंगे जंतुओं का आर्थिक महत्व कि कौन कौन से जंतु क्या क्या काम आते हैं, हमें कैसे धन कमाने में मदद करते हैं, हमारी कैसे अर्निंग होती है जंतुओं से। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों मधुमक्खी पालन। मधुमक्खियां पाली जाती हैं और मधुमक्खियां पालन करके शहद बनवाया जाता है, बनाया जाता है उनसे। मधुमक्खियां क्या बनाती हैं, शहद बनाती हैं, और शहद और मोम बनता है, जो क्या करता है, आर्थिक महत्व के लिए बहुत सहायता करता है। तो मधुमक्खी पालन को पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं एपीकल्चर, वैज्ञानिक रूप से एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को।
अब इसका आर्थिक महत्व देखें बच्चों, मधुमक्खी से क्या क्या प्राप्त होता है हमें? शहद एवं मधु मोम। शहद तो मिलता ही है, और जिसमें शहद होता है छत्ते में, उसी से क्या मिलता है? मधु मोम। तो शहद एवं मधु मोम प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। इसके पालन से खेतों में परागण की क्रिया तेजी से होती है। देखिए, जहां मधुमक्खियां पालेंगे तो मधुमक्खियां कहां जाएंगी? पौधों पर जाएंगी, और पौधों पर जाएंगी तो वहां से क्या करेंगी? एक पौधे से दूसरे पौधे पर बैठेंगी, तो उनका क्या हो जाएगा? परागण हो जाएगा, कीट परागण बोलते हैं जिसे। तो इसके पालन से खेतों में परागण की क्रिया तेजी से होती है, जिससे फसल वृद्धि होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शुद्ध शहद को इकट्ठा करके रखते हैं और परिरक्षक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। शुद्ध शहद, बिल्कुल शुद्ध। अब देखिए, मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों को भी 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, रानी, नर और श्रमिक। जो काम करते हैं ना, उसके हिसाब से श्रम विभाजन के आधार पर मधुमक्खियां 3 प्रकार की हैं। छत्ते के अंदर 3 प्रकार की मधुमक्खियां होंगी श्रम विभाजन के आधार पर, रानी, नर और श्रमिक। आपको पता है, रानी तो आराम से बैठेगी, पूरे छत्ते में एक ही रानी होती है। और नर क्या करता है? जो अंडे देती है रानी, उन अंडों की क्या करता है? रक्षा करता है। श्रमिक जाते हैं और क्या करते हैं? फूलों से रस लेके आते हैं, यानी कि खाना पीना लाने का काम करते हैं श्रमिक। तो श्रम विभाजन के आधार पर मधुमक्खियां 3 प्रकार की हैं। नंबर 1 रानी मक्खी, और रानी मक्खी पूरी की पूरी कॉलोनी में एक ही रानी मक्खी होती है, यानी कि पूरे पूरे छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, जो अंडे देती है, जिससे और मक्खियां बनेंगी फिर। तो जो अंडे देने का काम करती हैं। नर मक्खी, इसका काम केवल रानी मधुमक्खी को गर्भधान करना है। रानी मक्खी गर्भ धारण करे, उसके लिए नर मक्खी होती है। श्रमिक मक्खी को कमेरी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या काम करती है? इनका कार्य फूलों का रस इकट्ठा करना और छत्ते में लाना। छत्ते में लाके क्या करती हैं? ये रस को इकट्ठा करती हैं, जो शहद बन जाता है धीरे धीरे। इसके बाद है रेशम कीट। शहतूत के पौधे पर अधिकतर ये रेशम के कीट पाए जाते हैं, और रेशम के कीट की जो जाति है वो है बॉम्बिक्स बोराई। रेशम के कीट के बारे में आ जाता है कि रेशम का कीट की जाति बताइए, तो आप बता सकते हैं रेशम के कीट की जाति है बॉम्बिक्स बोराई। और रेशम के कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मधुमक्खी तो एपीकल्चर था, और ये क्या है? सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए मुख्यतः 3 देश मुख्य हैं, चीन, जापान और भारत। रेशम का कीट है, उसकी जीवन की निम्न अवस्थाएं होती हैं रेशम के कीट में। पूर्ण अवस्था, अंडा, लार्वा, प्यूपा। एक वयस्क रेशम कीट में पंख होते हैं 4 या 5 इंच लंबे। रेशम के कीट में पंख 4 या 5 इंच लंबे होते हैं, और केवल प्रजनन करते हैं ये वयस्क पूर्ण अवस्था में। अंडे, मादा क्या करती है? अंडे देती है 300 से 600 छोटे छोटे अंडे देती है। लार्वा को कैटरपिलर भी बोला जाता है बच्चों। लार्वा, कई बार क्वेश्चन भी आया है कि रेशम के कीट के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कैटरपिलर। ये लार्वा शहतूत की पत्तियों पे रहता है, और एक जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलती है। इसके अंदर क्या होती है? एक जोड़ी लार्वे के अंदर लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि वो क्या करती है? लार निकालती है। ये लार छोड़ता जाता है, और ये लार हवा के संपर्क में आकर सूख जाती है और धागा बन जाती है। लार्वा, प्यूपा। कैटरपिलर ने क्या किया? धागा बनाया और अपने चारों तरफ धागा लपेट लिया। सूख सूख के धागा बनता रहा और लपेटता रहा, और लपेटते लपेटते कोकून का निर्माण हो जाता है,
और उसमें वो लार्वा बंद हो जाता है। और तब इसे बोलते हैं प्यूपा। बाद में प्यूपा कोकून से बाहर निकलता है और वयस्क बन जाता है। तो आप देखेंगे रेशम के कीट के जीवन की निम्न अवस्थाएं हैं: पूर्ण अवस्था, अंडे, लार्वा और प्यूपा। रेशम के कीट के लार्वा का नाम है कैटरपिलर। और कैटरपिलर क्या करता है? लार छोड़ता है लार ग्रंथियों से, जो हवा के संपर्क में आके रेशम का धागा बना देती हैं। और क्या होता है? लार्वा उसमें लिपटता जाता है और लपेटकर क्या बन जाता है? कोकून बन जाता है। और इस तरीके से वो उसमें बंद हो जाता है। वह अवस्था प्यूपा कहलाती है। बाद में कोकून से बाहर निकल जाता है प्यूपा और वयस्क बन जाता है, जो कि पहली अवस्था है, वयस्क अवस्था। रेशम बनना। जब कैटरपिलर कोकून में बंद हो जाता है ना, लार बना के कोकून के अंदर बंद हो गया, तो अब क्या होता है? उस कोकून को गर्म पानी में डाल देते हैं। और गर्म पानी में जैसे ही डालते हैं तो कोकून के अंदर जो कैटरपिलर होता है वह गर्म पानी में मर जाता है। कोकून से लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम धागा प्राप्त किया जाता है। देखिए, कोकून बनाना, जब कैटरपिलर कोकून ऊपर उसने धागा बना लिया, कोकून बन गया। अब जब ये इसमें बंद हो गया कोकून में, कौन? कैटरपिलर, तो इसको क्या करते हैं? गर्म पानी में डाल देते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद कैटरपिलर तो मर जाता है और धागा धागा रह जाता है। और इस धागे की लंबाई, जो कोकून में जो धागा होता है, वो 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त होता है। इसके बाद देखें बच्चों, ये था रेशम का कीट। रेशम का कीट। तो रेशम का कीट का जाति का नाम क्या है? बॉम्बिक्स बोराई, सेरिकल्चर इसको कहते हैं। इसके बाद आता है लाख कीट संवर्धन। जैसे रेशम का कीट होता है ऐसे ही लाख, चूड़ियां वगैरह नहीं बनती लाख की, तो लाख की जो चूड़ियां बनती है वो लाख जो बनाता है वो लाख का कीट बनाता है, लाख कीट कहते हैं। इसको भी पाला जाता है और इसे कहते हैं हम लाख कीट संवर्धन या लाख संवर्धन। तो इसके लिए लाख व्यापारिक उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लाख के कीटों को पाला जाता है और लाख के कीटों को पालना लाख संवर्धन कहलाता है। जो लाख कीट है उसका नाम है लैसिफर लेका। लैसिफर लेका। जैसे उसमें लार ग्रंथि थी, ऐसे ही लाख के कीट में लक्ष्य ग्रंथि होती है जिनसे लाख स्त्रावित होता है। तो लैसिफर लेका लाख का कीट है और उसमें लक्ष्य ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे लाख स्त्रावित होता है, निकलता है, रेजिन के रूप में निकलता है। रेजिन युक्त राल अम्ल पदार्थ को लाख कहते हैं। लाख उत्पादन कैसे बनता है? लाख दो हैं विधियां, एक तो पुरानी पहले के जमाने की देसी विधियां चल रही हैं और अब आधुनिक। पुरानी देसी विधि में क्या करते हैं? लाख के जो पौधे होते हैं उनको काटकर लाख एकत्रित की जाती है। इतने सारे पौधे करते हैं तो बच्चों दूसरी जो फसल होने वाली होती है इतनी जल्दी से पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, तो आगामी फसल को भारी हानि होती है। आधुनिक विधि, लाख एक साथ मिलकर बारी बारी से निकाली जाती है जिससे फसल की हानि नहीं होती। एक बार आधे पौधों से लाख प्राप्त कर लिए, फिर दूसरी बार उनको छोड़ दिया, फिर दूसरी बार दूसरे पौधों से लाख प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार से फसल की हानि नहीं होती। और लाख का जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान कहां पर होता है? रांची, बिहार। रांची कहां पर है? बिहार के अनुसंधान केंद्रों पे किया जाता है इसका। लाख वहां बनाई जाती है। मछली नेक्स्ट आता है। अब मछली पालन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? मधुमक्खी पालन पढ़ा, रेशम कीट पालन पढ़ा, लाख कीट संवर्धन पढ़ लिया। अब हम देख रहे हैं मछली पालन। मछली आसानी से प्राप्त होने जो मछलियां हैं उनसे इजीली हमें प्रोटीन और उच्च पोषक युक्त पदार्थ प्राप्त होते हैं और जल्दी से पचने वाला भोजन शुरू होता है। मछलियां कई प्रकार के जलों में पाई जाती हैं। कुछ मछलियां तो मीठे जल में पाई जाती हैं, कुछ
खारे पानी में भी पाई जाती हैं। और ये मछलियों के प्रकार बता रखे हैं बच्चों, देखिए मछलियों में कौन कौन सी है, रोहू, कतला, मृगल, कॉमन, कार्प आदि ये सारी मछलियां हैं। विकासशील देशों में करोड़ों लोगों को मछलियां पालन से रोजगार मिलता है, मछली पालन से रोजगार मिलता है, मछलियां पालते हैं और रोजगार मिलता है। मछली में क्या क्या होता है, आयोडीन, विटामिन ए और डी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, प्रोटीन भी उच्च प्रचुर मात्रा में होता है मछलियों में। मछलियों का जो लीवर होता है उससे तेल प्राप्त किया जाता है, मछली का तेल। ये हुआ मछली का। इसके बाद देखते हैं पशुपालन। पशु तो पालते ही हैं सभी, अधिकतर किसान खेत में, गांवों में खूब पशु पाले जाते हैं, जो दुधारू पशु होते हैं कुछ, है ना। तो पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं में भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन होता है। जो एग्रीकल्चर है उसकी जिस शाखा के अंतर्गत पालतू पशुओं को क्या खिलाया जाए, कहां रखा जाए, उनका स्वास्थ्य कैसा हो, प्रजनन कैसे किया जाए, इनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं पशुपालन विज्ञान। दूध देने वाला जो पशु होते हैं उससे चलता है डेयरी उद्योग। तो बड़ी संख्या में गाय, भैंस, बकरी इनको पाला जाता है और दुग्ध उत्पादन किया जाता है और डेयरी उद्योग होता है। भैंस की नस्लें, कई बार क्वेश्चन आता है भैंस की नस्लें बताइए। तो अच्छी भैंस की नस्लें हैं जाफराबादी और मुर्रा। भैंस की नस्लें कौन सी हैं बच्चों, जाफराबादी और मुर्रा। इसके बाद गाय, गाय में गीर, साहिवाल, ये गाय जो अच्छी इंपोर्टेंस रखती है। इसके बाद बकरी, सिरोही और बर्बरी, ये बकरियां भी अच्छी होती हैं दूध के हिसाब से, डेयरी उद्योग के हिसाब से। तो सबसे अच्छा दूध जो देती हैं वो जाफराबादी और मुर्रा भैंस है, गाय गीर और साहिवाल है, बकरी सिरोही और बर्बरी है। मुर्गी पालन, तो अभी हमने पशुपालन किया, कीट पालन किया, अब कर रहे हैं हम क्या, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन में देखिए बच्चों, मुर्गी से आपको पता है क्या क्या मिलते हैं, अंडे और चिकन। और मुर्गी के अंडे और चिकन में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत प्रोटीन होता है। तो मुर्गी पालन से अंडे और चिकन के रूप में भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। मुर्गी के अंडे और चिकन में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। मुर्गी पालन बहुत सारे लोगों के लिए धन कमाने का और रोजगार का साधन है, यानी कि उनकी आय और रोजगार मुर्गी पालन से ही होती है। भोजन के रूप में लेते हैं इसे, खाद्य, पशु आहार खाद्य भी बनाई जाती है। इसके बाद आता है बच्चों ऊन। ऊन किससे प्राप्त करते हो आप, भेड़ से। और उत्तरी भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा भेड़ पाली जाती हैं, जहां पर ऊन का उत्पादन किया जाता है। और अच्छा ऊन जिससे मिलता है, भेड़ की नस्लें हैं वो लोही, मारवाड़ी, नली, पाटनवाड़ी, ये भेड़ की नस्लें हैं। इसके बाद आता है प्रवाल या कोरल। एक कोरल ऐसा जीव है जैसे कि अभी उसने रेशम के कीट ने रेशम का धागा बनाया था, इसी प्रकार ये कोरल क्या करता है कि अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बनाता जाता है समुद्रों में। और आवरण बना बना के एक बहुत बड़े बड़े टापू भी बन जाते हैं। तो प्रवाल या कोरल यह एक प्रकार की रीढ़ रहित समुद्री जंतु है, जिनके शरीर के अंदर या बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कंकाल होता है। अभी आपको बताया ही था कि कोरल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कंकाल बनाता है समुद्र के अंदर, और इस प्रकार से टापू वगैरह बन जाते हैं वहां पर। प्रवाल भित्ति, समुद्रों में प्रवालों के लगातार मुकुलन और मृत प्रवालों में चूनेदार जमाव हो जाता है और उससे क्या बन जाती हैं, चट्टानें बन जाती हैं। देखो प्रवाल बना, उसने अपने चारों तरफ क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बना दिया, फिर नया मुकुलन हुआ उसका प्रवाल का,
और नया मुकुलन होने से और आगे हुआ, तो वो पुराने वाले थे जो पेरेंट्स वाले थे, जनक थे, वो मरते गए, तो मृत प्रवाल होता गया और नए बनते गए। इस तरीके से चूनेदार जमाव बन जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इन चट्टाने बन जाती हैं और इनको कहते हैं प्रवाल भित्ति। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मोती संवर्धन। आप देखते हैं ना समुद्र से, या आप कई बार ऐसे भी देखते हैं बजरी आती है घर में, उसमें क्या आती है, सीप आती है, छोटे छोटे शंख भी आ जाते हैं। ऐसे समुद्र के किनारों पर सीप यानी कि यूनियो बोला जाता है सीप को। उसके अंदर एक ऐसा जीव होता है जो क्या करता है, मोती बनाता है सीप के अंदर। तो मोती संवर्धन कृत्रिम तकनीक के माध्यम से, वो तो समुद्रों में बनता है, अब क्या किया, कृत्रिम रूप से भी तकनीकी यूज की गई। तो कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर, सीपियां होती है ना जो निकलती हैं सीप, उनको पाला जाता है, बहुत सारी सीपियां बनाई जाती हैं, उनके अंदर कीड़ा होता है, वो क्या करता है, मोती बनाता है। तो इस तरीके से मोती प्राप्त किया जाता है। जो सीप है वो मोलस्क का संघ होता है, उसके जंतुओं द्वारा बनता है। तो मोलस्क का संघ के जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, पदार्थ स्रावित करते हैं और वो गोलाकार, सफेद, चिकने, चमकीले कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण बना लेते हैं। शंख, शंख में घोंघा पाया जाता है, तो घोंघा अपने शरीर से निकलने वाले पदार्थ से एक कवच का निर्माण बनाता है, शंख बनाता है। ओयस्टर, ओयस्टर जैसा मोलस्क है, वो अपने कवच के नीचे यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनता है उसके नीचे स्वयं की रक्षा करने के लिए मोती स्रावित करते हैं। तो अभी हमने देखा बच्चों मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट संवर्धन और दूध देने वाले यानी कि डेयरी उद्योग देखा। और क्या देखा हमने, देखिए पशुपालन में हमने डेयरी उद्योग देखा, मुर्गी पालन देखा, कोरल का देखा, ऊन उद्योग देखा, मोती संवर्धन बताया आपको। तो इस तरीके से ये बच्चों आर्थिक महत्व के हमने देखे पौधे, पौधों से हमें क्या आर्थिक महत्व होता है और जंतुओं से हमें क्या आर्थिक महत्व है। तो बच्चों आज हमने देखा पादपों व जंतुओं के आर्थिक महत्व, इनको आपको याद करना है। इसमें समझाने वाली नहीं थी क्योंकि इसलिए मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट में पूरा समझाया है कि किस तरीके से क्या उपयोग में आते हैं। तो हमने बता ही दिया था पादपों में कौन कौन से थे, अब आप याद करेंगे एक एक करके, बिल्कुल। तो पादपों में कौन कौन से आए थे, खाद्य पादप थे, खाद्य पदार्थ जिससे प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ, ठीक है। और थे औषधीय पादप जिनसे औषधि बनती है, औषधीय पादप। और क्या थे बच्चों बताइए, काष्ठ, इमारती काष्ठ। तो हमने ये सारा डिस्कशन किया है कि पादपों से तो क्या लाभ है और जंतुओं से क्या आर्थिक महत्व है, किस प्रकार से आय होती है हमें, किस प्रकार से हम क्या करते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ। ओके।